क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक हैं इलाचंद जोशी, धीरेन्द्र वर्मा, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ, मोहन राकेश। तो हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चे नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, रामप्रसाद निरंजनी। तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का नंबर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना नहीं है। सम्राट चंद्रगुप्त, राष्ट्र जीवन की दिशा, जगत गुरु शंकराचार्य, वैचारिकी शोध और बोध। तो वैचारिकी शोध एवं बोध ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। ये किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सब रंग और कुछ राग निबंध के लेखक हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश। तो सब रंग और कुछ राग के लेखक हैं कौन मेरे प्यारे बच्चों? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय। यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्यों का आज देश के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर संपूर्णानंद राय, कृष्णदास, वासुदेव सर अग्रवाल। तो आर्यों का आज देश के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 2 का नंबर है, नागार्जुन की रचना है भस्मांकुर, मेघनादवत, शिल्पी, विशाख। तो भस्मांकुर मेरे प्यारे बच्चों, भस्मांकुर जो है नागार्जुन की रचना है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेघनादवत मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, और शिल्पी सुमित्रानंदन पंत की है, विशाख जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? कामायनी, पल्लव, साकेत, यामा। तो साकेत जो है द्विवेदी युग से संबंधित है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। पल्लव पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। साकेत, ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों साकेत सही हो जाएगा। ठीक है, साकेत जो है द्विवेदी युग से संबंधित है और ये किसका है मेरे प्यारे बच्चों? मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है और यामा महादेवी वर्मा का महाकाव्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? बावरा, अहेरी, सुनहरे सैवाल, इत्यलम, रेणुका। तो मेरे प्यारे बच्चों रेणुका नहीं है, तीनों रचनाएं हैं अज्ञेय की। ठीक है, बावरा, अहेरी, सुनहरे सैवाल और इत्यलम। रेणुका नहीं है, तो रेणुका सही हो जाएगा। रेणुका किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, रीत काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की? घनानंद, भूषण, बिहारी या सेनापति। तो यहाँ पर सही हो जाएगा भूषण। ठीक है, भूषण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? चंद्रप्रभा, प्रादक्षिणा, सरयू पार की यात्रा, प्रेम प्रलाप। तो प्रादक्षिणा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रादक्षिणा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चंद्रप्रभा, सरयू पार की यात्रा, प्रेम प्रलाप, सब ये रचनाएं हैं तीनों भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। वीडियो अच्छा लग रहा है सब लोग मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तीसरा है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 10 अंक के होते हैं, 5 गद्यांश, 5 प्रश्न रहते हैं गद्यांश के नीचे। जब भी गद्यांश को सॉल्व करते हैं सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन के अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, आप देखेंगे जहाँ पर राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, राष्ट्रीय शब्द दिख जाए, तो वहाँ पर समझिएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या किसकी करना है? ए समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों।
राष्ट्रीय संस्कृत अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभाव को विस्मृत कर देना चाहिए और पारस्परिक प्रेम एवं व्यवस्था में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार के समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुख जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखेंगे विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना जंगल एवं समुद्र से की गई है। इसके बाद है अदम्य और विरोधी शब्द का अर्थ। तो अदम्य का अर्थ होता है प्रबल या प्रचंड, अविरोधी का अर्थ होता है विरोध ना करने वाले, यहाँ पर रहेगा अविरोधी। ठीक है, क्या रहेगा? अविरोधी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जंगल में राष्ट्रीय जन में क्या समानता है? जंगल और राष्ट्रीय जन में यह समानता है कि इसमें विविधता होते हुए भी एकता रहती है। फिर दो पूछता है इसमें अथवा करके एक करना रहता है आपको। ठीक है, तो चलिए अथवा वाला भी देखते हैं। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का भी प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों में पली थी, उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनों दिन की धूमधाम में मिट गई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। यहाँ पर देखिए अशोक शब्द दिया हुआ, अशोक का वृक्ष, अशोक शब्द मिल जाए तो समझ जाइएगा कि अशोक के फूल से लिया गया है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लिए आपको मिलेगा 2 अंक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए किसकी व्याख्या करना है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनों दिन की धूमधाम भी मिट गई। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इसकी आपको व्याख्या कैसे करना है। ठीक है, तो लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होती ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन होकर एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक कौन है? सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई? तो आपने अभी पढ़ा था लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्धि हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो अभी पैराग्राफ में पढ़ा था लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वह उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासतापूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट गई है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये भी कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। पूरी होए न यदि तुमसे अन्य हमारी बातें। राधा पवन से कहती है पवन यदि हमारी बातें पूरी ना हो पाए तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तुम मेरी इतनी विनती मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ, मतलब प्यारे श्री कृष्ण के कमल रूपी पैर को छू करके और प्यार के साथ वापस आ जा। जी जाऊंगा हृदय तल में तुझी को लगाऊंगा, मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। पाठ का नाम पवन दूध का और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध है। इसके बाद दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी बता ही दिया है आपको। फिर तीसरा प्रश्न है कमल पग में कौन सा अलंकार है? कमल पग में रूपक अलंकार है। नायिका किससे और क्या गिनती कर रही है? तो नायिका पवन से विनती कर रही है और वह उनकी बातें मान ले और उनके प्यारे कमल पग को छूकर लौटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है? तो नायिका पवन को अपने प्यारे के कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है। इसमें भी अथवा करके पूछता है 2 एक करना रहता है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुगात, जिसे तुम समझते हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का, इसका व रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछता है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसके करना है चलिए देख लेते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि जिस प्रकार रात्रि के अंतिम प्रहर के समाप्त होने पर नवीन प्रभात का उदय होता है, उसी प्रकार दुख के अंतिम क्षण बीतते ही सुख अपने आप समीप आ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा ने निराश मनु में आशा का संचार किया है। फिर अगला क्वेश्चन है विकसता तथा अभिशाप शब्दों के अर्थ। तो विकसता का अर्थ है खिलना या उगना, यानी नए जीवन का प्रारंभ होना। अभिशाप का अर्थ है शाप या कष्ट, जो किसी व्यक्ति को जीवन में कठिनाई के रूप में अनुभव होता है। फिर है श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जगत की ज्वालाओं का मूल से कवि का क्या आशय है। तो जगत की ज्वालाओं के मूल से कवि का आशय है कि जो कठिनाइयाँ और दुखद स्थितियाँ जीवन में आती हैं उन्हें एक नकारात्मक अनुभव के रूप में न देखकर उन्हें ईश्वरीय वरदान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये कठिनाइयाँ जीवन के विकास और आत्मसमर्पण का हिस्सा हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में होता है और 5 अंक का होता है। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता माता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इसके बाद हेडिंग है साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इसके बाद है रचनाएं, हेडिंग डालेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि। शोध ग्रंथ में लिखेंगे पाणिकालीन भारत, संपादन में पद्मावत और हर्षचरित। इसके बाद खा नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखिए। भी 80 शब्द में है और 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। रचनाएं लिखेंगे आंसू, लहर, झरना, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली, इरावती। इसके बाद है पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। तो इसमें से हम देखने वाले हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। तो सबसे पहले लिखेंगे पंचलाइट कहानी फड़िस और नाथुरेण द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गांव की दशा का वर्णन किया है। आगे हेडिंग डालेंगे सारांश। इसमें लिखेंगे महतो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उस मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है। इसलिए पंचों के द्वारा लाया जाने पर पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है, कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी हमारे खुशी के गीत गाने लगती हैं, लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता है, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुनिरी जब यह देखती है कि कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया है। इसके आगे लिखेंगे क्योंकि क्योंकि वह मुनरी के घर के पास आकर फिल्मी गाना गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाने जाते हैं, लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुरली काकी उसे बुलाने जाती है तो वह आ जाता है। उसके आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्प्रिट दे दो। इस पंचायत में स्प्रिट है नहीं। मुनरी गर्री का तेल ला कर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। उसे कहा जाता है कि अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद है 7 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। तो ये अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंडकाव्य रहता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर है खंड खा। खंड खा में प्रश्न नंबर 8 का है मेरे प्यारे बच्चों,
निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य सरस और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्य भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुत मधुर ऋचा वर्तते, इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। किम बहुना, अधिक क्या कहना, चरित्र निर्माणार्थ यादर्शी सत्य प्रेरणा संस्कृत वांग्यम ददास, यानी अधिक क्या कहना, चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, ना तादर्शीम किंचिदन्यत, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणानाम यादर्शी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नायत तादर्शी, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। दया, दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्य माने उदारता, अनुसूया माने ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य चा अनेका गुण और अन्य अनेक गुण इस अस्य साहित्य से अनुशीलने सज्जायन्ते, इस साहित्य के अनुशीलन से अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं, इसमें भी दो पूछता है, आपको एक करना रहता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यथोप कर्णवाद जीवनम तथेव ते जीवनम स्यात्, जिस प्रकार एक साधन संपन्न धनिक का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। यानी याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से कहा, मैत्री से कहा कि हे मैत्री, जिस प्रकार एक साधन संपन्न धनिक का जीवन होता है उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतस्व तो नाशस्त वित्तेनित, यानी धन अमृता प्राप्त का साधन नहीं है। सा मैत्री वाच, तब मैत्री ने कहा, एनह नामृतम श्याम किमह तेन कुरिया, मैंने जिससे भी मैं अमर ना हो सकूं उसे मैं लेकर क्या करूंगा। यदेव भगवान, यदि भगवान, हे भगवान, केवल अमृत तो साधनम जाने, यदि आप कोई अमृता प्राप्त का साधन जानते हो, तदे मोह बुरी, उसे हमें बताएं। याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिय ना सती तुम प्रिय भाष्य, प्रिय तुम पहले भी मेरे प्रिय रही हो और अब भी प्रिय अर्थात अच्छी लगने वाली बातें कर रही हो। यही उपवेश व्याख्याम ते अमृत साधनम, आओ बैठो, मैं आपसे अमृता प्राप्त के साधन की व्याख्या करता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, ये हो जाएगा संदर्भ, क्योंकि संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। फिर है अगला, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 7 अंक का होता है। मत्ता गजेंद्रा मुजता गवेंद्रा, यानी मत्ता गजेंद्रा मतलब हाथी मस्त हो रहे हैं। ठीक है, मुजता गवेंद्रा मतलब क्या होता है, हमारा पशु प्रसन्न हो रहे हैं। वनेषु विक्रांत्रा मृगेंद्रा, और वनों में शेर अधिक पराक्रमी हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा, पर्वत सुंदर हैं। निर्भता नरेंद्रा, राजागण शांत हैं। परकीर्तो वारिद्रे सुरेंद्रा, और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। ठीक है, फिर यहाँ पर अथवा वाला देखते हैं। निंदंत नीति अनुप्रा यदि वा स्तंतु, यानी नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करे और चाहे प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशद गच्छत व यथेष्टम, लक्ष्मी आए चाहे अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अध्यय व मरणमस्तु युगांतरे व, चाहे आज ही मरण हो चाहे युगों के बाद हो। न्यायात पथा प्राविचलंत पदम न धीरा, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश रहेगा या श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद देख सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर में पूछता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है, 2 प्रश्नों के उत्तर देना रहता है, 2-2 अंक के होते हैं। संस्कृत से गौरवम दृष्टवा दंडिना किम उक्तम, तो दंडिना उक्तम संस्कृतम नाम देवी वाग वाक्यंता महर्षि भी कैन अमृतस्व आसानास्ति वित्तेन अमृतस्व आसानास्ति वर्षा काले नगेंद्रा कीर्दसा भवन्ति वर्षा काले नगेंद्रा रम्या भवति। इसके बाद 10 नंबर है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उस उदाहरण दीजिए। तो श्रृंगार रस की परिभाषा होती है, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और चारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही शोभात। करुण रस शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाकर जब पुष्ट होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। ठीक है, इस करुणाकलित हृदय में अब बिकल रागिनी बस्ती क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। यमक अलंकार में होता है जब काव्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। संदेह अलंकार जब उपमेय में उपमान का संदेह हो तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है, जैसे सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि सारी ही की नारी है। फिर चौपाई छंद है तो यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण लिख देना बहुत ही आसान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। फिर 11 नंबर प्रश्न है निबंध से। 9 नंबर का होता है साहित्य और समाज, प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद, मानवता के विकास में बाधक, विज्ञान वरदान या अभिशाप। फिर है यहाँ पर संधि विच्छेद मेरे प्यारे बच्चों। 12 का पहला नैनम का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अनम।
फिर है कलाव्यू का संधि विच्छेद है, तो कलो प्लस यू होता है, ठीक है। फिर है वृद्धा का संधि विच्छेद मेरे प्यारे बच्चों, तो वृद्ध प्लस धा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए। तो अनुरूपम में अनुपसर्ग है, तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों अव्ययीभाव समास, ठीक है। और श्रेष्ठ पुरुषा में तत्पुरुष समास है, और मीनाक्षी में कर्मधारय समास है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। तो यहाँ पर हम जो है खाता खोलने के लिए यानी ऊपर वाला पढ़ेंगे, ठीक है, प्रार्थना पत्र। तो कैसे लिखना है देख लीजिएगा। सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम लिख देंगे, बैंक शाखा का नाम, कोई भी बैंक लिख देंगे, विषय लिखेंगे खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र। इसके बाद लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, आपका नाम, कुछ भी नाम लिख देंगे, पुत्र पुत्री अभिभावक का नाम, ठीक है, पिता का नाम लिख देंगे, निवासी आओ पूरा पता लिख देंगे। आपके बैंक में एक बचत खाता खुलवाना चाहता हूँ, मेरी आयु लिख देंगे, यहाँ पर वर्ष है, और मुझे अपनी व्यक्तिगत बचत एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए बैंक खाता आवश्यक है। इसके आगे लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि मेरे नाम से एक खाता खोलने की कृपा करें। मैं आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक फॉर्म संलग्न कर रही हूँ। कृपया मेरे आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें। यहाँ धन्यवाद लिखेंगे, सादर, आपका नाम में नहीं लिखना है, कुछ परीक्षा में लिख रहे हैं तो आभाषा लिख देंगे। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए, ठीक है, धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है। धीमान में धी शब्द है और मतुप प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और पठनियम में पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है, कौन सा है, अनियर प्रत्यय है। और धनवती में धन शब्द है और मतुप प्रत्यय है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के प्रत्यय बताना है। विद्यावती, तो विद्यावती में मतुप प्रत्यय है, और श्रीमती भी मतुप प्रत्यय है, ठीक है, और लघुता में तल प्रत्यय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। जैसे आकाशे छात्रे समम स्नाति, ठीक है, तो इसका सूत्र होता है साहयुक्ते प्रधाने। क्या होता है, साहयुक्ते प्रधाने, ठीक है। सायुक्ते प्रधाने से इसमें तृतीय विभक्ति होगा, कौन सा होगा, तृतीय विभक्ति होगा, ठीक है। यहाँ पर समम शब्द आ गया है, तो जहाँ पर सा शब्द मिल जाए, साकम शब्द मिल जाए, और सार्धम शब्द मिल जाए, और समम शब्द मिल जाए, तो वहाँ पर समझिएगा कि तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है। इसके बाद है श्री गणेशाय नमः, तो देखिए यहाँ पर नमः मिल जाए, स्वस्थ शब्द मिल जाए, स्वाहा शब्द मिल जाए, ठीक है, अलम शब्द मिल जाए, तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि कौन सी विभक्ति है, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।